अफराद के हाथों में है, अक़वाम की तकदीर हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है। ओवैसी साहब ने जय फ़लस्तीन बोल दिया था, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। या हिंदू मुस्लिम यहूदी इस चीज़ का मैटर है ही नहीं, ये मैटर है ह्यूमैनिटी का। ये मैटर है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करके एक जेनोसाइड को ख़त्म करने का। किसी को अगर इसराइल को सपोर्ट करना है बेशक वो करे, लेकिन जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है फिर उनके साथ आप ये हरकत नहीं करें। आपके साथ तो आके प्रो फ़लस्तीन वाले आपके घर पे तो इस तरह से रकस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को ना संविधान की कोई फिक्र है, ना उन लोगों को इस मुल्क की कोई फिक्र है कि प्रधानमंत्री जी आप अपने मन की नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। आप हमारे माइक बंद कर दो, आप हमारी आवाज़ दबा दो, लेकिन हमारे दिल में जो जज्बा है, हमारे दिल में जो क्रांतिकारी जो फीलिंग है, उसको आप कैसे बंद करेंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर जय फ़लस्तीन सांसद में बोला था तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन का जो सपोर्ट करना है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। फ़लस्तीन के साथ जो जेनोसाइड हो रहा है उस पर तमाम दुनिया एकजुट होकर सामने से बोल रही है कि इजरायली उनके साथ गलत कर रहे हैं, और हम सबको मिल के उनके लिए न सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, उनके लिए दुआएँ करना है और उनके मामलात हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर उठाना है। तो अगर ओवैसी साहब ने जय फ़लस्तीन बोल दिया था तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, या हिंदू मुस्लिम यहूदी इस चीज़ का मैटर है ही नहीं। ये मैटर है ह्यूमैनिटी का। ये मैटर है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करके एक जेनोसाइड को ख़त्म करने का। हमने देखा है कि एक मुल्क जो इतने टाइम से इतने सप्रेशन में रह रहा था, 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इस मामले को, और आज तक उस मुल्क को आज़ादी नहीं मिल पाई है, फ़लस्तीन को। वहीं दूसरी ओर इजराइल न सिर्फ बड़े बुज़ुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म कर रहा है। तो उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर हमारे ओवैसी साहब ने, जो हमारे हिंदुस्तान के सांसद हैं, अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कही थी तो क्या गलत किया था? क्यों इस चीज़ पे इतनी आपत्ति हो रही है लोगों को? क्यों इस चीज़ को एक इतना इशू बनाया जा रहा है, जबकि ये कोई मुद्दे की बात ही नहीं है। उनकी सदस्यता खत्म करने की बात की जा रही है कि देशद्रोह है ये। जी, तो आपको लगता है कि एक इंसान जो ह्यूमैनिटी पे बात करता है, एक इंसान जो इंसानियत का एक मुद्दा सांसद में उठाता है, पार्लियामेंट में उठाता है, उनकी सदस्यता आप रद्द किस हिसाब से करेंगे? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भारी बहुमत से जनता चुन के लाई है सांसद में। उनकी सदस्यता रद्द करने की जो मांग कर रहे हैं, उन लोगों को ना संविधान की कोई फिक्र है, ना उन लोगों को इस मुल्क की कोई फिक्र है, और ना आगे जाके वो किसी के जनता के हित की बात कर ही नहीं सकते। हिंदुवादी संगठन है वो तो कहीं ना कहीं अदालत पहुंच गए हैं ना कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। वो अदालत किस बेसिस पे पहुंचे हैं? क्या ओवैसी साहब ने कोई गलत बात करी थी? क्या उन्होंने किसी को कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, किसी को पर्सनली टारगेट किया था? क्या उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कोई बात करी है? क्या उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किए? नहीं करे हैं। उन्होंने सिर्फ फ़लस्तीनियों का मुद्दा एक तरीके से संसद में उठाया, एक तरीके से उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया है फ़लस्तीन के लिए। लेकिन बात सवाल ये उठ रहा है कि जब वो शपथ ले रहे थे तभी याद क्यों है फ़लस्तीन उन्हें? क्योंकि शपथ ग्रहण एक बहुत ही इस तरह का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तमाम दूसरे संसद भी मौजूद होते हैं, तमाम मीडिया उसको दर्शा रही होती है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी कई दफ़ा इतने बड़े एक जो प्रोसेस है उसको कवर करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अगर संविधान की जहाँ पे रक्षा होती है, जहाँ पे संविधान की बात की जाती है, वहीं अगर ओवैसी साहब इतनी बड़ी एक जो जेनोसाइड का मामला है उसको एड्रेस करके पार्लियामेंट में अगर मुद्दा उठाते हैं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती की राजनीति कर रही है। मैम संसद के अंदर ये जय फ़लस्तीन बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके घर पे किस तरीके से आपने देखा अटैक हो रहे हैं। एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ अगर ये हरकत हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग अपनी आवाज़ संसद तक नहीं रख सकते, जो लोग अपनी एक तरह से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, वो उनका क्या हशर होता होगा? जिनकी आवाज़ नहीं होती उनके साथ तो आपने देख लिया। अगर इतनी इन हिंदू लोगों को जो ये बात
हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत फ़र्क है। ये लोग हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बात हिंदू की होती तो आप देखते कि अयोध्या में हिंदू लोगों ने ही इतनी भारी बहुमत में वोट किया है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। ये वो सही मायने में हिंदू है जो समझते हैं कि कितना ज़रूरी है संविधान को बचाना, कितना ज़रूरी है हिंदू मुस्लिम में यूनिटी रखना, कितना ज़रूरी है मुल्क के एक जो पीस प्रोसेस है उसको कायम रखना। आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाते हैं? बिल्कुल नहीं। ओवैसी साहब अगर ये तमाम बात करते हैं, चाहे आप वो पार्लियामेंट के अंदर देखें चाहे पार्लियामेंट के बाहर देखें, ओवैसी साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे सांसद हैं। उनकी बात में दम होता है, वो हर बात को एक फैक्ट के साथ कहीं ना कहीं रखते हैं, हर बात को वो कहीं ना कहीं जनता के हक की बात करते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में जय फ़लस्तीन बोल के कोई गलत नहीं किया। और इस बात पे आप दूसरी ओर देखेंगे जहाँ पे जय हिंदू राष्ट्र की बात हुई है, हिंदुस्तान मुल्क हर किसी का है, जो यहाँ रहना चाहे, जो यहाँ इसकी सदस्यता ले लेता है उसका हिंदुस्तान मुल्क हो गया, चाहे वो एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क सिर्फ एक किसी रिलीजन का नहीं है। तो अगर जय हिंदू राष्ट्र की बात करें कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन आप ये कह के कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट कर रहे हैं, आप ये कह के उन हिंदुओं की इंसल्ट कर रहे हैं जो अपने आप में इस चीज़ को मानते हैं कि ये वतन हम सब का है। लेकिन देश की जनता तो नाराज है, उनके आवाज़ पर उन कालिक पोती गई। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे हिसाब से कोई भी इस चीज़ की इस बात की कड़ी निंदा होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए। इस बात को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात की ख़ास तौर से एक सिटिंग एमपी के साथ अगर ये हो रहा है तो आप देखिए कि आगे आने वाला वक्त ये लोग कितना डिसरप्टिव बनाना चाहते हैं, कितना माहौल ख़राब करने की जो स्थिति है वो पैदा करना चाहते हैं। अगर ओवैसी साहब कोई अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है, आप उनसे सहमति नहीं रखते, कोई बात नहीं, आपको उनकी बात पे एग्री नहीं करना, मत करें। लेकिन आप उनकी आवाज़ पे ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे उनके घर वाले भी हैं, उनकी फैमिली भी है, आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये हरकत कर रहे हैं, ये एक क्राइम है। आपको पुलिस के द्वारा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके तहत सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपको लग रहा है? विरोध प्रदर्शन करना हिंदुस्तान के आइन ने सबको हक दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट सबका हक है। लेकिन आपका प्रदर्शन में अगर किसी का नुकसान हो रहा हो, अगर किसी के लिए आप एक तरह की हेट स्पीच कर रहे हैं, तो उनका भी हक है इस पूरे प्रदर्शन और वो लोग जिन्होंने उनके साथ ये हरकत करी है उनके खिलाफ एक्शन उठाने का, उनके खिलाफ अपनी बात रखने का। लेकिन हमारी सरकार तो इजराइल के साथ है ना, और वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जहाँ पे फ़लस्तीन के फ्रीडम की बात की गई थी। जो जितने साउथ ईस्ट एशियन मुल्क हैं वहाँ पे हिंदुस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने फ़लस्तीन की बात आगे रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेके हमेशा जब जब भी फ़लस्तीन का मुद्दा उठाए, आपको याद होगा वाजपेयी जी के टाइम पे भी फ़लस्तीन के प्रो फ़लस्तीन स्टैंड था हमारा। वाजपेयी जी तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता थे, तो आप अपनी नेता कोई बातें नकार रहे हैं, ये कहाँ की बात हुई? तो ये बात कांग्रेस या ऑपोजिशन या वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये बात है ह्यूमैनिटी वर्सेस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। लेकिन अब कुछ जो हिंदुवादी संगठन है वो दिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल जी, तो वो भी तो समर्थन कर रहे हैं उसका। तो बिल्कुल करें, उनको किसी मुल्क को समर्थन करने के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अगर कोई आई स्टैंड विद फ़लस्तीन कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है। जिसका हक हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, किसी को अगर इजराइल को सपोर्ट करना है बेशक वो करे, लेकिन जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है फिर उनके साथ आप ये हरकत नहीं करें। आपके साथ तो आके प्रो फ़लस्तीन वाले आपके घर पे तो इस तरह से रकस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपके घर को तो इस तरह से वो परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको इतना बदनाम नहीं कर रहे हैं। एक तरह से जो मेंटल पीस है आपका तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर हम संविधान को बचाने की बात करते हैं तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सब का एक संवैधानिक हक है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब बैठे बिठाए एक बीजेपी को मुद्दा दे दिया हुआ इसी साहब? बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन है ही नहीं, ये मुद्दा है हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का। और अगर कहीं ना कहीं संविधान में आपको ये राइट है कि आप किसी भी पॉइंट पे अपना, जहां आपको लगता है कि हक की बात है, चाहे वो वर्ल्ड सिचुएशन को लेके क्यों ना हो, आप किसी के अगर हक की बात करो, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ जेनोसाइड हो रहा है उनकी अगर आप हक की बात करो तो कहीं पे भी ये गलत नहीं है। बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, उनको मुद्दा कुछ और मिल नहीं रहा। आपने देखा किस तरह से डिप्टी स्पीकर जो ऑपोजिशन की पोस्ट होना चाहिए
उसको देने पे तो इनको इतनी आपत्ति हो रही थी। पहली दफ़ा इस तरह से हिस्ट्री में ये हुआ है कि एक स्पीकर का चुनाव हुआ है। हमें पता था कि ओम बिरला जी ही स्पीकर बनेंगे, लेकिन ऑपोजिशन को ये दिखाना था कि हम चुप नहीं रहेंगे। हमें एक सिंबॉलिक तरीके से उसमें जो उसके पीछे हिडन मीनिंग था उसको जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने लाना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आप अपने मन की नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और अपनी आवाज़ उठाएगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं विपक्ष भी मजबूत हो गया, सरकार भी बन गई जी, लेकिन देश में बुलडोजर हो चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो जी, वो तो लगातार जारी है। तो विपक्ष को मजबूत करने का क्या फायदा हो? ओबीसी नेता ही कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र जय बोल रहे थे ना संसद के अंदर। बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र जय होता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की न जिक्र करता है और कहीं ना कहीं इजाज़त भी नहीं देता। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, लेकिन ख़ुद हिंदू हर कोई ये नहीं चाहेगा कि ये मुल्क सिर्फ हमारे लिए हो। जितने हिंदू हैं, जितनों को कम से कम मैं जानती हूँ, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ रहे, ईसाई भी उनके साथ रहे, सिख मज़हब का भी उनके साथ रहे। तो हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे तमाम मज़हब हैं। ये बोला जा रहा है कि कल को कुछ और सांसद जो चुन के आएंगे वो कोई और नारा लगा देंगे, ऐसे तो किसी भी देश का जो दुश्मन देश है उनकी भी जयकार करने। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता है तो उस बात का संज्ञान लिया जाएगा, उस बात का सही मायने में जो उसमें दंड लिखी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सज़ा बताती है उस चीज़ के लिए, वो दी जाएगी उनको। तो हम कोई, फ़लस्तीन हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान की संविधान में हर वो मुल्क जो कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर दुश्मनी का बाइज़ नहीं है, अगर हमारा एनिमी मुल्क नहीं है, अगर ऐसा मुल्क नहीं है, उन्होंने जय चाइना या जय पाकिस्तान तो कहा नहीं था। जय फ़लस्तीन का एक ऐसा मुल्क जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, उस मुल्क को तहस नहस कर दिया गया है। तो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाने की बीजेपी की कोशिश कर रही है, इसमें कोई बात में दम ही नहीं है उनके। लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तीसरी बार मोदी जी बन गए जी, यूपी में लगातार हो रही है, दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं जी जी। तो मुसलमानों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, जिनको वोट चाहिए तो उन्हें तो मिल गया। बिल्कुल, आप नाम लेना पसंद नहीं करते मुस्लिमों का, बिल्कुल, तो इस पे क्या कहेंगे? तो ये जाहिर सी बात है, जो लोग ऑपोजिशन में इतनी संख्या में, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ चुन के आए हैं, वो इस चीज़ का संज्ञान लें, वो इस चीज़ को ड्यू कॉग्निसेंस ऑफ द मैटर लें। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कितनी भारी संख्या में एक ऑपोजिशन मौजूद है, ये बहुत मजबूत ऑपोजिशन है। अगर आज भी ये लिंचिंग हो रही है, आज भी अगर मुसलमानों को, दलितों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसमें हमारे सांसद आवाज़ उठाएंगे। इसमें आने वाला वक्त जो है वो पहले की तरह जो डबल इंजन की बुलडोज़र सरकार चलती थी उसकी तरह नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आगे आने वाला वक्त इतना डरावनी और इतना ख़राब नहीं होगा, चाहे मुसलमानों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे कोई भी इस तरह की जाति के लिए हो जो परेशान है। लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले अब कहाँ गए? खामोश हैं, बिल्कुल खामोश नहीं है। कहीं ना कहीं कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस वक्त संसद अभी सेशन में है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जो मेन चीज़ है अपना पॉइंट रखना, जनता को दिखाना कि एक मजबूत विपक्ष यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं जितने विपक्षी नेता हैं उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। जहाँ तक ये लिंचिंग के सवाल है, जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जिन लोगों के साथ ये इस तरह की जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो यकीनन ये सांसद चुप नहीं बैठेंगे, ये सब के सब अपनी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने नीट को लेकर आवाज़ उठाई थी जी, तो फिर उसके बाद में ट्वीट किया गया कि उनका माइक बंद कर दिया। बिल्कुल, तो जो भी प्रॉब्लम हुई राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं तानाशाही अभी तक कहीं ना कहीं जारी है और बहुत ज़ोरों से जारी है। आवाज़ कैसे उठाएंगे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पहले दिन ही हाथ में लेके संसद के बाहर एक इतना भारी प्रदर्शन कर सकते हैं, इतना मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में भी चुप नहीं बैठेंगे। आप हमारे माइक बंद कर दो, आप हमारी आवाज़ दबा दो, लेकिन हमारे दिल में जो जज्बा है, हमारे दिल में जो क्रांतिकारी होने की एक जो हमारा जो फीलिंग है, उसको आप कैसे बंद करेंगे? आप हिंदुस्तान की जनता को कैसे चुप करेंगे जिन्होंने इतनी भारी बहुमत में ऑपोजिशन में इतनी मजबूत ऑपोजिशन बना के बैठा है? और आप आने वाले वक्त में कब तक ये तानाशाही करेंगे? ये कोई आखिरी इलेक्शन नहीं है। आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन आवाज़ उठाएगा? गांधी जी की मूर्ति हटा दी गई, अम्बेडकर जी की हटा दी गई, लेकिन किसी के मुँह से ज़बान नहीं
बोलिए। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो सेंगोल हटाने पे जो सांसद जी का जो बयान था जिस पे कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये जो सेंगोल है ये ब्रिटिश राज का कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतीक था, ब्रिटिश राज को रिप्रेजेंट करता था। उस सेंगोल को हटा के हमने संविधान रखने की बात करी थी। बार बार हम संविधान बचाने की बात ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम इतना मजबूत एक जो विपक्ष है वो जनता की बात करने के लिए संसद में मौजूद है, ये प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर गांधी जी की मूर्ति हटाइए तो गलत है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति हटाइए तो गलत है। तो इस पे ऑपोजिशन ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगा। हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करे, वो दिखाए भारतीय जनता पार्टी को कि हम मजबूत विपक्ष है, हमें आप डरा नहीं सकते, हमें आप चुप करके बिठा नहीं सकते। पिछले संसद में जिस तरीके से कितने सारे सांसदों को अपनी मेंबरशिप से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था, वो आप नहीं कर सकते। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे आलतू फालतू के इस तरह के बिल्स और लॉज नहीं ला सकते, इस तरह की आप चीज़ें नहीं कर सकते जिसमें जनता परेशान हो। ये विपक्ष चुप नहीं रहने वाली है और आगे आने वाला वक्त इंडिया गठबंधन का वक्त है। आगे आने वाले वक्त में मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही ख़त्म होगी, क्योंकि आखिर में मैं यही कहूँगी कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।